हेलो नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य क्लास 12th के शेखावाटी मिशन 100 की अति महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें हम आज के इस सेशन में पार्ट वाइज देखेंगे। साथियों, ये शेखावाटी मिशन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इन्हें आप सभी एक बार ज़रूर पढ़कर जाएं, क्योंकि आपके पेपर में 70 से 80% तक प्रश्न इन्हीं प्रश्नों में से आने वाले हैं। क्योंकि पिछली बार भी शेखावाटी मिशन 100 के तहत जो आपके पेपर आया था वहाँ पर 70 से 80% तक प्रश्न हूबहू पेपर में देखने को मिले थे। इसलिए हम आपको शेखावाटी मिशन 100 के सारे प्रश्न हैं जो इस चैनल पर हल करवाएंगे। इसलिए आप सभी लगातार हमसे जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBC क्लास 6 to 12 को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। हिंदी साहित्य की बुक अंतरा भाग 2 काव्य खंड, जिसका पाठ है आपका जयशंकर प्रसाद, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। इसके पहले प्रश्न जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है इनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, देवसेना का गीत प्रसाद रचित कौन से नाटक से लिया गया है? तो देवसेना का गीत है वो प्रसाद रचित कौन से नाटक से लिया गया है? तो ये स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। अगला दूसरा सवाल है, देवसेना की वेदना का मूल कारण क्या है? तो देवसेना की वेदना का मूल कारण है वो स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं मिलना। यही क्या है? देवसेना की वेदना का मूल कारण है। अगला तीसरा सवाल है कि देवसेना कौन थी और किससे प्रेम करती थी? तो देवसेना है वो मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी और वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। चौथा सवाल है, देवसेना ने क्या प्रतिज्ञा ली? तो भाई की मृत्यु के पश्चात देवसेना ने भाई के सौपन को पूरा करने के लिए है राष्ट्र सेवा की प्रतिज्ञा ली थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि देवसेना ने क्या प्रतिज्ञा ली? तो भाई की मृत्यु के पश्चात देवसेना ने भाई के सौपन को पूरा करने के लिए राष्ट्र सेवा की प्रतिज्ञा ली थी। अगला पांचवा सवाल है, कार्नेलिया का गीत कहाँ से लिया गया है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्नेलिया का गीत है वो कहाँ से लिया गया है? तो कार्नेलिया का गीत प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। अगला छठा सवाल है कि कार्नेलिया कौन थी? तो कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी थी। अगला सातवां सवाल है कि कार्नेलिया का गीत में किसका वर्णन किया गया है? तो इस कविता में भारत भूमि की महिमा, गौरव और प्राकृतिक सुषमा का वर्णन किया गया है। अगला आठवां सवाल है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा कविता में अनजान अतिथियों को आश्रय देने वाला देश किसको बताया गया है? तो यहाँ पर अरुण यह मधुमेह देश हमारा है भारत को है जो कविता में अनजान अतिथियों को आश्रय देने वाला देश बताया गया है। अगला नौवां सवाल है, हेमकुंभ ले उषा सवेरे भरती दुलकाती सुख मेरे प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में है ये रूपक और मानवीकरण अलंकार हैं। अगला 10वां सवाल है, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा? तो आशा व्यक्ति को भ्रमित कर देती है और उसे बावला बना देती है। प्रेम में प्रेमी विवेकहीन हो जाता है और प्रेम अंधा होता है। देवसेना भी स्कंदगुप्त से प्रेम किया और यह आशा मन में पाली कि वह स्कंदगुप्त उसे अपना लेगा, और उसकी आशा उसके मन का पागलपन ही था और वह स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं पा सकी। अगला 11वां सवाल है, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। देवसेना निराश और दुखी होकर जीवन के उस समय को याद करती है जब उसने स्कंदगुप्त से प्रेम किया था, और उन्हीं क्षणों को याद करते हुए वह कहती है कि मैंने स्कंदगुप्त से प्रेम किया और वह उन्हें पाने की चाह मन में पाली, किंतु यह मेरा भ्रम ही था। मैंने आज जीवन की आकांक्षा रूपी पूंजी को भी भीख की तरह लुटा दिया है, और मैं इच्छा रखते हुए भी स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं पा सकी। आज मुझे अपनी भूल पर पश्चाताप होता है।
अगला 12वां सवाल है, देवसेना का गीत कविता में देवसेना की निराशा के कारणों को लिखिए। तो देवसेना के निराशा के मुख्य 2 कारण थे। प्रथम तो हुणों के आक्रमण के कारण उसके भाई बंधु वर्मा एवं परिवार के सदस्यों की वीर गति प्राप्त हुई और जीवन भर अकेली रहकर उसे संघर्ष करना पड़ा। और दूसरा मुख्य कारण था कि वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त का प्रेम न पा सकी, और क्योंकि स्कंदगुप्त विजय से प्रेम करता था। जब स्कंदगुप्त ने उसके सामने प्रेम का प्रस्ताव रखा, तब तक वह आजीवन अविवाहित रहने का व्रत ले चुकी थी। अगला 13वां सवाल है, कार्नेलिया का गीत में भारत की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्नेलिया का गीत में भारत की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। तो प्रस्तुत गीत में प्रसाद जी ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य एवं सांस्कृतिक महत्व का वर्णन किया है। प्रातः काल सूर्य की प्रथम किरणें जब भारत की भूमि पर पड़ती है, तब प्रकृति की शोभा देखती ही बनती है, और उस समय प्रकृति मधुमय दिखाई देती है, और यहाँ दूर देशों से आने वाले सभी व्यक्तियों को आश्रय मिलता है। यह देश सभी की शरण स्थली है, और यहाँ मनुष्य दयावान और करुणावान हैं तथा सभी के प्रति सहानुभूति रखते हैं। यहाँ के लोग सभी को सुख पहुँचाने वाले हैं, और भारत में विविध सभ्यता, संस्कृति, रंग, रूप, आचार, विचार एवं धर्म वाले प्राणियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार भारत की गौरव गाथा एवं प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन इस गीत में है। अगला हमारा 14वां सवाल है, छल से संध्या के श्रमकण आंसू से गिरते थे प्रति क्षण। यह आपको क्या है, काव्यांश दिया गया, और इसकी सप्रसंग व्याख्या करना है। तो आपको पेपर में सर्वप्रथम ऐसी वाक्य आ जाती है तो पहले संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ यानी यह वाक्य हमारे किस से संबंधित है। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना का गीत शीर्षक से संकलित अंश से ली गई है। इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है प्रसंग। प्रसंग में लिखना है कि इस काव्यांश में जयशंकर प्रसाद जी ने देवसेना का निराशा का वर्णन करते हुए जीवन की निर्वता का वर्णन क्या है, और फिर आपको लिखना है इसकी व्याख्या। तो देवसेना को स्कंदगुप्त का प्रेम न मिलने के कारण वह निराश हैं, और उसकी आंखों में प्रति क्षण आंसू बह रहे हैं, और वह कहती है कि ये आंसू पसीने की बूंदों की तरह गिर रहे हैं, और मेरे जीवन की इस यात्रा में निर्वता प्रतिपल अंगड़ाई ले रही है। और देवसेना ने स्कंदगुप्त के प्रेम की सुखद आकांक्षाओं के सपनों को संजोया, किंतु उसकी आकांक्षाएं अतृप्त रही। और जिस प्रकार कोई पथिक थक कर किसी वृक्ष की छाया में सुखद सपनों को देखता हुआ विश्राम कर रहा हो, और तब उसे कोई विहाग राग सुना दे तो उसे वह अच्छा नहीं लगता, कि उसी प्रकार जीवन के उतार पर स्कंदगुप्त का प्रेम निवेदन उसे विहाग के समान प्रतीत होता है। और अब स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन भी उसे अच्छा नहीं लग रहा। आगे फिर लिखना है 4 नंबर पर आपको विशेष में यानी काव्यांश में की भाषा प्रसा गुण और लाक्षणिकता से युक्त है। देवसेना मनोव्यथा का मार्मिक चित्रण किया गया। आंसू से गिरते और उपमा अलंकार है। लेती थी निर्वत्ता, अनंत अंगड़ाई, मानवीकरण तथा शर्मित सौपन में अनुप्रास अलंकार है। फिर हमारा 15वां सवाल है, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में काशी सोंदनी साहू नाम के से प्रसिद्ध परिवार में हुआ, और जयशंकर प्रसाद जी जन्मजात प्रतिभाशाली साहित्यकार थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं, और आपकी रचनाओं में राष्ट्रवाद का स्वर प्रमुख है। प्रकृति का मनोरम सजीव चित्रण भी आपकी विशेषता है। आपकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की मनोरम तथा गरिमामयी प्रतिष्ठा हुई है, और जयशंकर प्रसाद जी मानवतावादी आशा और उत्साही प्रेरणा देने वाले साहित्यकार हैं। और जयशंकर प्रसाद जी
कवि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार हैं और इनकी आंसू, झरना, लहर तथा कामायनी ये प्रमुख है जो काव्य संग्रह हैं। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, दुर्स्वामिनी नाटक हैं तथा आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप यह क्या है? प्रमुख कहानी संग्रह हैं। अगला आपका दूसरा पार्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति, ये दो कविताएं हैं आपके जिनके अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें हम जान लेते हैं। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है गीत गाने दो मुझे कविता में कवि हमें क्या करने की प्रेरणा देते हैं? तो कवि हमें निरंतर संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। गीत गाने दो मुझे कविता में हमें कवि हैं जो निरंतर संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। अगला दूसरा सवाल है कवि के अनुसार किसकी लौ बुझ गई है? तो कवि के अनुसार पृथ्वी की लौ है जो बुझ गई है। अगला तीसरा सवाल है कवि गीत गाने दो मुझे कविता में गीत क्यों गाना चाहता है? तो हृदय की वेदना को भूलने के लिए कवि निराला गीत गाना चाहता है। अगला चौथा सवाल है भर गया जहर से संसार जैसे हार खाकर पंक्तियों में जहर का क्या आशय है? तो कवि ने निराला का जहर से आशय संसार में व्याप्त विषमता, द्वेष और ईर्ष्या भाव से हैं। अगला पांचवा सवाल है कि सरोज स्मृति कैसा गीत है? तो सरोज स्मृति 100 गीत है। इंपॉर्टेंट सवाल है कि सरोज स्मृति कैसा गीत है? तो 100 गीत है। और सरोज स्मृति किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। अगला छठा सवाल है हमारा कि कवि निराला पुत्री सरोज को किसकी पुत्री के समान मानते हैं? कवि निराला पुत्री को कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला के समान मानते हैं। अगला सातवां सवाल है सरोज को श्रद्धांजलि के रूप में कवि क्या समर्पित करता है? तो सरोज को श्रद्धांजलि के रूप में कवि पुण्य कर्मों का फल समर्पित करता है। अगला आठवां सवाल है सरोज स्मृति कविता का मुख्य स्वर क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है। सरोज स्मृति कविता का मुख्य स्वर है। सरोज स्मृति कविता में वात्सल्य से भरा एक पिता का विलाप है। अगला 9वां सवाल है हमारा सरोज स्मृति में सरोज कौन? तो कवि निराला की पुत्री का नाम सरोज है और सरोज स्मृति कविता निराला की दिवंगत पुत्री सरोज की स्मृतियों पर केंद्रित है। अगला 10वां सवाल है गीत गाने दो मुझे कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि गीत गाने दो मुझे कविता का केंद्रीय भाव लिखना है आपको। तो कविता में कवि ने उन परिस्थितियों की ओर संकेत किया है जिसमें संघर्ष का सामना करते हुए समर्थ एवं शक्तिशाली व्यक्तियों का जीना कठिन हो जाता है। हर दृष्टि से वातावरण प्रतिकूल है। कवि स्वयं अपने जीवन में संघर्ष करते हुए थक गया है। जीवन मूल्यों का पतन हो रहा है और शोषण और अन्याय के सामने सारे संसार को हार माननी पड़ रही है और मानवता के कहीं दर्शन नहीं होते। मनुष्य की चेतना शक्ति समाप्त हो गई है। कवि ऐसे निराश जीवन में आशा का संदेश देना चाहता है। अगला 11वां सवाल है हमारा कि ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किस ओर है? तो ठग ठाकुरों का प्रतीक है जो उन शोषकों की ओर संकेत करता है जो सदैव समाज का शोषण करते रहे हैं और ये पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और सदैव साधारण जन पर अत्याचार करते हैं। और ये छिपे हुए ठग हैं जो प्रत्यक्ष में सीधे और सरल स्वभाव के दिखते हैं पर पर्दे की आड़ में जनता का खून पीते हैं। अगला 12वां सवाल है हमारा आकाश बदल कर बना मही में आकाश और मही शब्द किन की ओर संकेत करता है? तो विवाह के समय कवि निराला की पुत्री का रूप सर्वज्ञ पत्नी के समान लगने पर यह आकाश सर्वज्ञ पत्नी के लिए और मई सरोज की ओर संकेत करता है। अगला 13वां सवाल है दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही? कविता के आलोक में कवि के हृदय की पीड़ा का वर्णन कीजिए। तो कवि का भाव यह है कि मेरा सारा जीवन है वो दुख एवं अभावों से भरा हुआ है और अब कवि के जीवन में उसके परिवार का कोई जन नहीं बचा है।
कवि को आजीवन संघर्षों में जूझना पड़ा। मेरे जीवन की सारी कथा दुख में डूबी हुई है, इसलिए मैंने इस कविता में उस दुख गाथा को गाया है जिसे मैंने आज तक किसी से नहीं कहा। इन पंक्तियों में निराला की गहरी वेदना छिपी है। अगला 14वां सवाल है, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था? तो सरोज का विवाह एक सामान्य विवाह था। इसमें सभी किसी प्रकार का आंतरिक और बाह्य प्रदर्शन नहीं था और विवाह में निराला ने किसी को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा, केवल कुछ सौजन ही विवाह के समय उपस्थित थे और सरोज की विवाह में दहेज के रूप में कुछ सामान भी नहीं दिया गया। घर पर जो संगीत का कार्यक्रम हुआ और रात का जागरण भी हुआ और विदाई के समय कन्या को शिक्षा भी स्वयं पिता ने ही दी। इस प्रकार से ये विवाहों से भिन्न था। अगला आपका प्रसंग व्याख्या करना है। व्याख्या में पहले संदर्भ लिखना है, उसके बाद प्रसंग और फिर व्याख्या करके फिर आपको क्या करना है, अंत में विशेष लिखना है। फिर हमारा 16वां सवाल है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो ये भी महत्वपूर्ण है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक परिचय, इनको भी आपको ज़रूर याद कर लेना है। सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म 1898 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ था और उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। निराला छायावादी कवि होने के साथ साथ प्रगतिवादी कवि भी हैं, क्योंकि उनकी कविता में शोषण का विरोध और शासकों के प्रति घृणा की अभिव्यक्ति हुई है और वे क्रांतिदर्शी कवि हैं। उन्होंने छंद मुक्त तथा छंदबद्ध कविताएं लिखी हैं। उन्हें भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का बोध था। अपनी दिवंगत पुत्री के वियोग में सरोज स्मृति नामक एक लंबी कविता लिखी जो कि शोक गीत हैं और इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं परमिल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास और कुकुरमता, अणिमा और नए पते इत्यादि क्या है, इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद जी के पाठ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इनके ऊपर हमने आज चर्चा की और बाकी के जितने भी पाठ हैं वो अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएससी क्लास 6 to 12 को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन ज़रूर करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और एक बार इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर कर दें ताकि वो भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सकें। तो दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।